हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विथ बास्केट नामक लेसन को स्टडी करेंगे और इस लेसन के राइटर हैं विलियम सी डगलस। यह लेसन जो है विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, यह पाठ विलियम सी डगलस के 1950 में भारत भ्रमण के बारे में है। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से हिमालय के एक पहाड़ी इलाके रानीखेत घूमने का निश्चय किया। वह बरेली तक रेलगाड़ी से एवं उसके पश्चात रानीखेत तक कार ले गए। वह बरेली तक रेलगाड़ी से एवं उसके पश्चात रानीखेत तक कार से गए। उन्हें विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ वार्तालाप करना पसंद था। उन्होंने जाना कि भारतीय गरीबी में भी स्वाभिमानी एवं उदार थे। एक स्थान पर वह 9 वर्ष की एक शरणार्थी लड़की से मिले एवं उसके स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से बहुत प्रभावित हुई। उस लड़की ने राइटर को भारत की भावना प्रधान आत्मा का दर्शन करा गई। मतलब वह राइटर को सिखा गई कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारे लिए आत्मसम्मान और हमारा स्वाभिमान बहुत मायने रखता है। अब आइए हम लोग इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, इस पैसेज में देखिए, मैंने जगह जगह आपको हिंदी भी मिलेगा। जैसे यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ किनारा लिखा हुआ है, विपरीत है, ढके हुए हैं, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। यह जो है ये वर्ड मीनिंग जो है इसकी, उनका हिंदी अर्थ लिखा गया है। ठीक है, तो आप ये मत सोच कर मत घबराइए कि नहीं ये इंग्लिश पैसेज के बीच में ये कहाँ से हिंदी शब्द आ गए। तो आइए हम लोग जो है बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहली लाइन लिखी है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। कह रहा है कि मैंने आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। कह रहा है राइटर कह रहा है कि मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया था। लेफ्ट फार का मतलब है लेफ्ट और फार, इसका मतलब प्रस्थान करना। तो कह रहा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया था। उसके बाद है आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। इसमें कह रहा है कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक गया। किससे? कह रहा है कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार के द्वारा रानीखेत गया। फिर सुनिए राइटर क्या कह रहा है कि मैं रेलगाड़ी से बरेली तथा कार से रानीखेत तक गया या रानीखेत तक आया। उसके बाद है, अब ये रानीखेत है क्या? रानीखेत क्या है? ये रानीखेत जो है एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। कह रहा है कि यह जो है एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। कह रहा है कि अंग्रेजों की सैनिक छावनी है। कौन सैनिक छावनी है? ये रानीखेत। रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक अंग्रेजों की एक सैनिक छावनी है। लोकेटेड, कह रहा है कि जो स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑन ए 6000 फुट रीच। कह रहा है ऑन ए 6000 फुट रिज। देख रहा है ये जो रिज है, रिज मीन्स पर्वत श्रृंखला होती है। तो कह रहा है कि ये जो रानीखेत है वह एक अंग्रेजों की पुरानी सैनिक छावनी है जो कि स्थित है कहाँ? ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट की पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर अपोजिट। और यह पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ठीक अपोजिट में, मतलब विपरीत है किसके? 120 मील स्ट्रेच, 120 मील फैली हुई आप स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढकी हुई चोटियों के सामने। पूरा मिला के यह होगा कि यह जो है कौन रानीखेत क्या है? एक पुरानी ब्रिटिश छावनी है। तो कह रहा है कि यह जो है 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने एक 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब आशा करता हूँ कि ये लाइन समझ में आ गई होगी। देख रहा है कि द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन जो थी वह धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुक जाती थी। एट ऑल द वे स्टेशंस, कह रहा है सभी
रास्ते के स्टेशनों पर। ट्रेन जो है धीमी थी और यह सभी जो है रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर रुक जाती थी। करें कि एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग, स्वंग माने होता है घुमाना, आई स्वंग ओपन मतलब घुमा के खोलना। करें कि एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोल देता था। कंपार्टमेंट किसे कहते हैं? जो डब्बा, ट्रेन में जो है डब्बे लगे रहते हैं, 10 ठो 20 ठो 25 ठो, तो उस जिसमें व्यक्ति बैठते हैं 100-150 लोग, उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो वहीं राइटर करा कि मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफार्म पर मैं टहलने लगता था। फिर से इसको रिपीट कर दूं, करा कि प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलकर प्लेटफार्म पर टहलता था। फिर दूसरा पैसेज है, करा कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड, करा कि ये जो प्लेटफॉर्म था वो पैक था। पैक मतलब भरा हुआ। ये प्लेटफॉर्म भरा हुआ था किससे? करा कि विथ पीपुल, लोगों से भरा हुआ था। यह प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। और वे लोग कौन थे? डैश जगह लिखा है, वे सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, और कौन? प्रेस्ट पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे जो स्टेशन पर सामान ढोते हैं, बेगर्स भिखारी थे, और कौन है उसके बाद? हॉकर्स फेरी वाले थे जो घूमकर सामान बेचते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल, प्लेटफॉर्म जो था वो लोगों से भरा हुआ था। किन प्रकार के लोगों से? सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सोल्जर्स सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुलियों से और भिखारियों से और फेरी वालों से भरा हुआ था। कह रहा है कि ऑलमोस्ट, लगभग, इसमें कह रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, कह रहा है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो था वो क्या था? बेयरफुट था। बेयरफुट मतलब नंगे पैर। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और एक लूज ढीला ढाला वाइट गारमेंट सफेद वस्त्र पहने हुए था। प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीला ढाला सफेद वस्त्र पहने हुए था। फिर एक कह रहा है कि आई, यहाँ आई लिखा हुआ है, कह रहा है कि आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, कह रहा है कि मैं जो है एटलीस्ट 3 लोगों से पूछता, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता, बिफोर आई कुड फाइंड वन, इससे पहले कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पाता हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता था। उसका कहने का मतलब है मैं कम से कम 3 व्यक्ति से बातें करता तब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो इंग्लिश बोल सकता था। कह रहा है कि वी वुड टॉक, कह रहा है कि वी वुड टॉक, हम बातें करते, हम बातें करते, किस पर बातें करते? कह रहा है कि वर्ड, कह रहा है इसमें वी वुड टॉक, हम बातें करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उस प्रत्येक मुख्य शीर्षक पर, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, कह रहा है कि उस दिन निकलने वाले समाचार के प्रत्येक शीर्षकों पर मैं बातें करता। इसको मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि वी वुड टॉक, हम बातें करते हैं किस मामले में? वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मामलों के बारे में। सांसारिक मामलों मतलब सांसारिक गतिविधियों के बारे में, देश संसार में क्या हो रहा है। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक उस मुख्य टॉपिक पर, किसके टॉपिक? द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन निकलने वाले समाचार के मुख्य शीर्षकों पर बातें करता। उसके बाद है इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग, कह रहा है कि इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग, इस तरह मैं जो है कोशिश कर रहा था, क्या? गेट ए फील ऑफ द पल्स। गेट ए फील ऑफ द पल्स का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से परिचित होना। तो कह रहा है इस प्रकार मैं कोशिश कर रहा था परिचित होने की, किससे? ऑफ द नेशन, ये नेशन लिखा हुआ है, ऑफ द नेशन, कह रहा है कि राष्ट्र से, कह रहा है इस प्रकार मैं राष्ट्र से परिचित होने की कोशिश कर रहा था, या राष्ट्र के लोगों से परिचित होने की कोशिश कर रहा था। फिर कह रहा है चेकिंग, और चेक कर रहा था, जांच कर रहा था। ओपिनियन, कह रहा है कि राय की, मतलब लोगों की राय की, मतलब उसका कहने मतलब है कि लोगों की जो वैश्विक गतिविधियां हैं या जो आज के समाचार का जो मुख्य शीर्षक है, इस पर लोगों की राय क्या है, इसलिए वो लोगों से बातें किया करता था राइटर। अगेंस्ट
एंड चेकिंग ओपिनियन, और राय को चेक करा था अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। करा कि शारीरिक करा कि अगेंस्ट ऑफिशियल, करा कि आधिकारिक एटीट्यूड, दृष्टिकोणों एंड रिपोर्ट, और रिपोर्टों से। देखिए यहाँ पर देखिए जो बोल्ड कलर में लिखा है, गेट ए फील ऑफ द पल्स। इसका मतलब है नब्ज टटोलना या भावना को जानना या किसी तरह से किसी से परिचित होना। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ इस लाइन को। कह रहा है कि इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स। कह रहा है कि फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना जानने की या राष्ट्र के लोगों की राय जानने की। ठीक है, या राष्ट्र के अच्छी तरह से परिचित होने की। कह रहा है कि और क्या कर रहा था, एंड चेकिंग ओपिनियन, और मैं उस ओपिनियन को चेक कर रहा था, मतलब उस राय को चेक कर रहा था जो लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। किसके खिलाफ, किसके विपरीत चेक कर रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, कर रहा है शारीरिक दृष्टिकोण एंड रिपोर्ट्सों चेक कर रहा था। ऐसा करने का मतलब है कि ये जो फला समस्या है किसी देश की या किसी राष्ट्र की, तो इन लोगों की क्या विचारधारा है, और जो सरकारी दृष्टिकोण है उनकी क्या विचारधारा है, इन दोनों से वह राइटर जो है चेक कर रहा था। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसके सेकेंड स्टेंजा को स्टडी करते हैं। देखिए इसमें कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। कह रहा है कि द रूट मीन्स होता है रास्ता, रूट मीन्स रास्ता। कह रहा है कि यह रास्ता जो था, ले थ्रू मतलब से होकर जाता था। यह रास्ता जो है होके जाता था किससे, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। कह रहा है कि यह रास्ता जो है होकर जाता था, किससे होकर जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से एक में से होकर जाता था। तो कहने मतलब है भारत के जितने भी कृषि धनी क्षेत्र हैं, मतलब कृषि में वो बहुत धनी हैं, बहुत उच्च स्थान रखते हैं, तो वह ऐसे इन धनी कृषि क्षेत्रों में से एक में से होकर जाता था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह रास्ता भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से होके जाता था। कह रहा है कि दिस वाज द प्लान ऑफ द अपर गंगा। प्लान मीन्स होता है मैदान। कह रहा है कि यह गंगा का ऊपरी मैदान था, यह गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल। कह रहा है यह सी लेवल मतलब समुद्र के लेवल से, समुद्र के स्तर से कितना था, 1000 फीट एबव, 1000 फीट ऊंचाई पर स्थित था। फिर उसके बाद कह रहा है कि बट ट्रॉपिकल। कह रहा है सी लेवल से 1000 फीट ऊंचाई पर था, लेकिन कैसा था, ट्रॉपिकल था, अर्थात उष्ण कटिबंधीय था। कटिबंधी का मतलब होता है जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो इसके ऊपर में 23.5 डिग्री और नीचे में 23.5 डिग्री, इन्हीं क्षेत्रों को जो है उष्ण कटिबंधी कहते हैं। फिर कह रहे द गंगा वाज ब्राउन। गंगा कैसी थी, ब्राउन थी, भूरे रंग की थी। सिल्ट, सिल्ट का मतलब तलछट या रेत कह लीजिए, जो गंगा नदी में पानी के साथ बह के आता है उसको सिल्ट बोलते हैं। कह रहा है कि यह ब्राउन थी सिल्ट, और रेत ली हुई थी स्वलन, और उफन रही थी विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। फ्लड मीन्स बाढ़ होता है। कह रहा है कि इट्स ओवरफ्लो, कह रहा है इसका जो ओवरफ्लो था, बहाव था, मतलब बाढ़ जो सैलाब था। इनंडेट मीन्स डुबोना या प्लावित करना, मतलब डुबोना। कह रहा है यह डुबोए हुए था 1000 ऑफ एकरेज ऑफ राइस। कह रहा है कि हजारों एकड़ चावल के खेत को। कह रहा है कि टू दी नॉर्थ, इसके नॉर्थ में वर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन सेट। कह रहा है कि इसके उत्तर में जंगल थे, और ये जंगल क्या था, कह रहा है कि ग्रेट एक्सपेंस, एक बहुत बड़ा विस्तार था, किसका, ऑफ ग्रास, घासों का। और ये घासें कैसी थी, हायर देन मैन सेट, मनुष्य के सिर से भी ऊंची। अर्थात कह सकता है पूरा इस तरह कहोगे कि उसके
इसके उत्तर में जंगल था और यह जंगल जो है मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घासों का एक बहुत बड़ा क्या था, विस्तार था। एंड अनब्रोकन, और यह क्या क्या और यह जो घास का मैदान था कैसा था, अनब्रोकन था, मतलब अटूट, निरंतर, लगातार, मतलब करे एकदम देखने से पता ही नहीं चला कि यह समाप्त हो रहा हो। यह जंगल जो था निरंतर था, मतलब अटूट था, लगातार फैला हुआ था। एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, करे जो ये घासों का विस्तार था, करे वो क्या था, अनब्रोकन था, मतलब अटूट था। करे एक्सेप्ट, करे कि सिवाय किसके, कहीं पर टूटा हुआ, सिवाय फॉर एन ओकेजनल, ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, क्लम्प मीन्स होता है समूह या झुंड होता है। करे केवल कहीं कहीं पर जो है वृक्षों के झुंड थे, मतलब कहीं कहीं वृक्षों के झुंड को छोड़कर यह जो है ये कहीं टूटा हुआ नहीं था, यह निरंतर, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ था, लग नहीं रहा था कि समाप्त हो रहा है। और यह जो था, और ये जो वृक्षों के क्लम्प थे, वृक्षों के जो झुंड थे, वो क्या थे, वह जो थे वह करे कि द होम ऑफ टाइगर्स, यह टाइगर्स का घर था, एलिफेंट हाथियों का घर था, पाइथन अजगर का घर था, एंड कोबराज, और कोबरा का घर था, काला नाग, कोबरा मीन्स काला नाग। तो इसमें ये करा है कि इसके उत्तर में जंगल था और यह जंगल जो है घासों का बहुत बड़ा विस्तार था कहीं, और ये घासें कैसी थी, मनुष्य के सिर से ऊंची हुई थी, और यह जो जंगल था वो अनब्रोकन, मतलब अटूट था। बस कहीं कहीं जो है ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज करा है, मतलब कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंड थे, बस उन झुंडों को छोड़कर जो है यह पूरा अटूट था। और ये झुंड क्या थे, झुंड जो टाइगर, पाइथन, एलिफेंट, इन सब के क्या थे, इन सब के घर थे। कह रहा कि एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, देर वॉज फ्लैट लैंड, कह रहा हर जगह एक फ्लैट लैंड था, एक समतल मैदान था, रनिंग टू होरिजिन, जो क्षितिज तक फैला हुआ था। और यह समतल मैदान क्षितिज तक फैला हुआ था, इसका क्या कहने मतलब है, क्षितिज किसको कहते हैं, जहाँ दूर तक देखो, जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं। उसका कहने का मतलब यह है कि यह जो है जो मैदान था वह दूर तक फैला हुआ था, जहाँ तक नजर जाती थी। फिर कह रहा है कि बट लेकिन डॉटेड मीन्स होता है, डॉटेड मीन्स होता है धब्बेदार या बिंदुओं के समान, ऐसे कर सकते हैं। बाय डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन इधर उधर बिखरे हुए थे, क्या बिखरा हुआ था, बाय द सेक्रेट बनन ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष, और कह रहा है कि बाय रो ऑफ पाकर ट्री, या पकार वृक्षों की कतारें। और यहाँ पर जहाँ ऑफ लिखा है वहाँ पर और रहेगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर जो है ये और रहेगा, इसको बना लीजिएगा। कह रहा है कि फिर से मैं बताऊँ तो, बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ पर बिखरे हुए थे, बाय द सेक्रेट बनन ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष, और यहाँ ऑफ के स्थान पर आर रहेगा, और बाय रोज ऑफ पकाट, या पाकड़ वृक्षों की कतारें, सेप्ट लाइक इल्म, जिसका सेप कैसा था, इल्म मतलब एक चिराबेल का वृक्ष होता है, कह रहा है जिसका आकार जो है चिराबेल के वृक्षों के समान था, एंड और हैविंग थिक, और इनका थिक, मोटा, एंड ट्विस्टेड ट्रंक, और मुड़ा हुआ तना था इनका, थिक जो कह रहा है मोटा, एंड ट्विस्टेड में तना, मुड़ा हुआ, कह रहा है कि मुड़ा हुआ क्या था, ट्रंक, तना था। नेक्स्ट है कह रहा है कि हॉट, गर्म, ह्यूमिड और नम हवा, कह रहा है कि हॉट ह्यूमिड एयर, कह रहा है गर्म और नम हवा, वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से चल रही थी, गर्म और नम हवा दक्षिण पश्चिम की तरफ से चल। उसके आगे कह रहा है कि मंकीस, कह रहा है कि बंदर, राइटर ने बंदर भी देखा, कह रहा है कि सम ऑफ देम, उनमें से कुछ बंदर जो थे, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियां, कह रहा है राइटर ने बंदरों को देखा, उनमें से कुछ बंदरियां जो थी, विथ बेबीज क्लिंगिंग में था चिपकाना, कह रहा है जो अपने बच्चों को क्लिंगिंग, चिपकाए हुए थी, जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी, टू देम मतलब स्वयं से, एंड राइडिंग अंडरनेथ, और वे राइडिंग मतलब चूंकि होता है सवारी करना, अंडरनेथ नीचे, अंडरनेथ मतलब पेट के नीचे, और वे पेट के नीचे जो है लटक रहे थे, मतलब पेट के नीचे सवारियां करके जा रहे थे, क्योंकि बंदरियां होते हैं अपने बच्चों को पेट से चिपका चलती हैं, तो वहीं करा है कि वे पेट के नीचे लटके हुई थी। तो मैं फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि मंकीस, बंदर, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ
बंदरियां जो थीं विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, बच्चे को अपने चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनेथ, और ये नीचे की तरफ लटक रहे थे। ये बंदरियां जो थी स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से नीचे कूद जाती थीं, एट द स्टेशन, और स्टेशन पे आ जाती थीं, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, ठीक है, लुक फॉर मीन्स तलाश करना। तो ये पेड़ों से कूद कर स्टेशन पर भोजन की तलाश में आ जाती थी। उसके बाद है कि द विलेज बी पास्ट, द विलेज बी पास्ट, वे गांव जिनसे हम गुजरे, मेड ऑफ मड, कराया हुआ किससे बना हुआ था, मिट्टी से बना हुआ था, मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग, करा कि द विलेज, वह गांव भी पास में से गुजरे, हेड वॉल्स, उसकी जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड, कीचड़ से बनी हुई थी, और ये कीचड़ किससे बना हुआ था, मिक्स विथ वाटर एंड काउडंग, और इस कीचड़ में जो है पानी और गाय का गोबर मिला हुआ था। उसके आगे की देयर पिक्ड रूफ, करा कि उनकी जो पिक्ड रूफ थी, रूफ माने रूफ मीन्स जो है छत, इसमें करा कि देयर पिक्ड रूफ, उनकी जो चोटीनुमा रूफ थी, चोटीनुमा रूफ का मतलब ढलानदार, उनकी जो ढलानदार छत थी, वेर थेस्ट, उस पर छप्पर थे, अर्थात उसे छाया गया था। उनकी जो ढलानदार छत थी, थेस्ट, करा कि वह छप्पर से छाई गई थी। फिर करा इसमें कि बंडल ऑफ ग्रास मतलब बांसों का गुच्छा, टाइट, बांधा गया था, टू द बम्बू, करा कि बम्बुओं से, बांसों से। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि बंडल्स ऑफ ग्रास, घासों का गुच्छा जो है टाइट, बांधा गया था किससे, टू बम्बू पोल्स, बांसों से, और ये जो बांस थे स्ट्रेस्ड, ये फैलाए गए थे क्रॉस द रैप्टर, बल्लियों के ऊपर, ये जो थे बल्लियों के ऊपर फैलाए गए। अब यहाँ रैप्टर का मतलब क्या है, रैप्टर का मतलब जैसे कोई झोपड़ी रहती है या मड़ई बनाई जाती है, तो उसमें एक बीच मोटी धरन होती है जिस पर और सारे बांस जो है टिके होते हैं, तो उसी को रैप्टर करा है। तो उस पर जो है बल्लियों पर बांस फैलाए गए थे। फिर कह रहा है कि दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन होता है कद्दू, वाइन्स मीन्स लताएं, कह रहा है कि कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर, जो उगी हुई थी, किस पर उगी हुई थी, कह रहा है कि देम, उन पर, किन पर, दीवालों पर, कह रहा है कि दैट उस दिन पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन दीवालों पर उगी हुई थी, कह रहा है वर इन ब्लूम, वह क्या थी, खिली हुई थी, खिली हुई मतलब बिल्कुल हरी भरी थी। और वह जो कद्दू की बेलें थी कैसी लग रही थी, कह रहा है ट्रेलिंग मतलब लटकना, स्टिक में धारियाँ, ऑफ येलो मैंने पीला, ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो मतलब लटकती हुई पीले रंग की धारियाँ। तो वह कह रहा है कि उन दीवालों पर जो कद्दू की बेलें उगी हुई थी वह कैसी लग रही थी, कह रहा है कि ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, कह रहा है पीले रंग की लटकती हुई धारियों के समान लग रही थी। कहाँ, ओवर ड्राई वॉल्स, उन भद्दी दीवालों पर। एक बार फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि उस दिन उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू की बेलें फूलों से लदी हुई थीं तथा उन मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियां बना रही थीं। पर मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें, दैट ग्रीव ओवर देम, ग्रीव ओवर माने उगना होता है, जो उनके ऊपर उगी हुई थी, किनके ऊपर, उन झोपड़ियों के ऊपर, मतलब नीचे गाड़ी गई थी, जब लताओं को चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना। कह रहा है कि ओवर इन ब्लूम, कह रहा है कि वे कद्दू की बेलें क्या थी, खिली हुई थी, या कह सकते हो कि बिल्कुल हरी भरी थी। कह रहा है कि और ये ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल, कह रहा है कि और वह जो है उन भद्दी दीवालों पर कैसी लग रही थी, ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, कह रहा है कि पीले रंग की लटकती हुई धारियों के समान लग रही थी। ट्रेलिंग में लटकती हुई, स्टिक्स में धारियां, और येलो में जानते हैं पीला। देखिए नेक्स्ट पैसेज है, कह रहा है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल, कह रहा है लोगों से जो मेरा बात करने का रूटीन था, वह जो था वह इंटरप्टेड। फिर से देखिए, कह रहा है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल, लोगों से मेरा जो बात करने का रूटीन था, कह रहा है वो वाज इंटरप्टेड, वो क्या हो गया, वह बाधित हो गया। कह रहा है कि एज सुन एज, ज्यों ही आई अलाइटेड, मैं उतरा, कह रहा है ज्यों ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन,
तो बच्चों का एक समूह गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गया। कह रहा है कि देवर सेलिंग, इसमें कह रहा है कि देवर सेलिंग, वे बेच रहे थे। इसमें कह रहा है कि देवर सेलिंग, वे बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? बास्केट, टोकरियां, हैंड वेन, हाथ की बनी हुई, ये हाथ की बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। रीड, रीड का मतलब होता है सरकंडा, रीड का मतलब सरकंडा होता है। तो वही कह रहा है कि देवर सेलिंग बास्केट हैंड वेन, कह रहा है कि वे हाथ से बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। और कौन सी? रीड बास्केट, कह रहा है कि सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे। विथ सिंपल डिजाइन, जिस पर साधारण नमूने बने हुए थे, जिस पर जो है साधारण नमूने बने हुए थे। एंड पैटर्न, और देखिए जिस पर साधारण नमूने और रूपांकन बने हुए थे। यहाँ कह रहा है कि वे सरकंडी टुकड़ियाँ थी विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिस पर जो है साधारण रूपांकन और नमूने बने हुए थे। दे हेल्ड बास्केट हाई, वे बास्केट को ऊंचाई तक उठाए हुए थे, मतलब ऊपर उठाए हुए थे। कह रहा है साउटिंग वर्ड्स, कह रहा है कि शब्द को बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं जानता था, मतलब ऐसे शब्द बोले जो जिसे मैं नहीं जानता था। बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दे डिजायर, कह रहा है कि लेकिन इससे जो है अनमिस्टेकेबली, साफ साफ दे डिजायर, उनकी भावना व्यक्त हो रही थी, मतलब उनकी इच्छा व्यक्त हो रही थी। वह जो है अपने वह हाथ से बनाई हुई टोकरियों को लिए हुए थे। वह चिल्ला रहे थे, लेकिन राइटर उनके शब्दों को नहीं जानता था, लेकिन उनकी बातों से उनकी डिजायर, उनकी इच्छा व्यक्त हो रही थी। मतलब ये राइटर ये जान गया था कि ये अपने सामानों को बेचना चाहते हैं। अब भाई अगले पैरे को अध्ययन करते हैं। अगला है कि कह रहा है कि दीज वर रिफ्यूजीज, कह रहा है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। कह रहा है कि ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी होता है। वे बच्चे जो राइटर को घेर लिए, जो अपने जो टोकरियां और पंखे बेच रहे थे, वे क्या थे? वे रिफ्यूजी बच्चे थे, शरणार्थी, कहीं से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से। कह रहा है कि वे जब विभाजन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, फिर से देखिए, कह रहा है कि वे जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्री में घोषित किया गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन जो है घोषित किया गया, या ऐसे कह सकते हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, कह रहा है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब लाख, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल मतलब लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स माने जमीन, घर, पुराना मकान, ये सब। कह रहा है लाखों लोग जो है पुल्ड अप देयर रूट्स, वो अपने पुराने घरों को छोड़ दिए या जमीनों को छोड़ दिए। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थान को बदल लिया। 9 मिलियन, कह रहा है 9 मिलियन 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिया। केम टू इंडिया, वे भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, कह रहा है कि ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, फियर मीन डर होता है, और रिलीजियस फैंटिसिज्म मतलब कट्टरता, धार्मिक कट्टरता। कह रहा है कि धार्मिक कट्टरता के भय से, ऊपर लाइन से देखिए, कह रहा है 9 मिलियन पीपुल, 90 लाख लोगों ने, इसमें देखिए, कह रहा है कि 9 मिलियन पीपुल, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। क्यों भारत आ गए? कह रहे हैं ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता के भय के कारण। दे वर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विथ, जब वे स्टार्ट किए, मतलब अपने पाकिस्तान चले थे, वे गरीब थे। दे वर पुअर, कह रहा है कि वे और गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप, जो उन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, कैरी में ले जाना, जो कुछ भी वे ले आ सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और क्या था? और कुछ सामान थे। कह रहा है वे तो गरीब तो पहले से ही थे, लेकिन जब चले तो और गरीब हो। क्यों? क्योंकि वे थोड़ा भोजन और सामान ही ले आ सकते थे। मतलब अपने अकेले सर पर कितना ढोएंगे? जमीन तो वहीं छूट गई उनकी, जो कुछ भी थी, और सामान भी उतना ही ले आ सकते जितना वे ढो सकते थे। तो वही करा कि वे और गरीब तो थे और गरीब हो गए। सुन, जल्द ही दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही क्या हुआ? दे वर आउट ऑफ फूड, उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कह रहा है कि अपने चलने के कुछ दिन बाद ही दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे बाय द वे साइड, रास्ते में ही।
फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। वीकनेस मीन्स कमजोरी है और हंगर मीन्स भूख। कह रहा है कि भूख की कमजोरी के कारण वे रास्ते में ही गिरने लगे। एंड डाइड, और वे मर जाते थे। वेयर दे फेल, जहां पर वह गिरते थे। देखिए नेक्स्ट पैरा है, उसमें कह रहा है कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी। कह रहा है कि द चिल्ड्रेन, वह बच्चे, कह रहा है वह बच्चे सेलिंग बास्केट, जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स, वे लड़के थे, एंड डॉटर्स, और लड़कियां थीं, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों की। कह रहा है वे बच्चे, वे लोग जो टोकरियां बेच रहे थे, वे इन शरणार्थियों के क्या थे? लड़के और लड़कियां थी, पुत्र और पुत्रियां थी। कौन? जो पाकिस्तान से भगाए गए थे, पाकिस्तान छोड़ के चले आए थे। कह रहा है कि दे, वे आर देयर पेरेंट्स, या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स, या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटी। गैदर्ड मीन्स होता है एकत्रित होना। कह रहा है कि वे, उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार क्या थे? सिटी में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लगाकर। मैन्युफैक्चरिंग और सिंपल आर्टिकल्स, और वे क्या करने लगे? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उत्पादन करना, और वे साधारण चीजें उत्पादित करने लगे। कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, वे छोटी छोटी चीजें उत्पादित करके ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट। कह रहा है वह उस मार्केट में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से क्या थी? ओवर क्राउडेड थी, मतलब खचाखच भरी हुई थी, मतलब लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। मेक, देखिए मेक अ लिविंग का मतलब होता है, यहाँ मेक अ लिविंग का मतलब जीविका कमाना ना, तो वही करा है कि वे साधारण चीज़ें बना करके उस बाजार में अपनी जीविका कमाने की कोशिश करते जहाँ पर पहले से बहुत भीड़ थी। कह रहा है कि दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रॉस शेड। कह रहा है कि दे लिव्ड, वह रहते थे, कहाँ रहते थे? इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड। कह रहा है कि कपड़ों एंड ग्रास शेड, और घासों से बने हुए छपरों में। वे कपड़ों घासों बने छपरों में रहते थे। दैट लाइन, जिसकी पंक्तियां लगी हुई थी, द स्ट्रीट, सड़कों पर। कह रहा है कि वह घासों छपरों से बनी हुई पंक्तियों में रहते थे। वह घासों और छपरों से बनी हुई छपरों में एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। वे कपड़ों और घासों से बने हुए छपरों में रहते थे, जिनकी पंक्तियां सड़कों पर लगी हुई थी। कह रहा है कि द पीजेंट्स, प्रेमिता किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज। कह रहा है कि इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, वे आदी हो गए थे। अकस्टम ही आदी होना, वे आदी हो गए थे। किसके आदी हो गए थे? टू लिटिल, थोड़े से में काम चलाने के लिए, ऑल देयर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन भर। इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, वे थोड़े से ही काम चलाने के आदी हो गए थे। क्यों? कह रहा है फॉर, क्योंकि, यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि। कह रहा है क्योंकि दी अन्नुअल इनकम, क्योंकि वार्षिक आमदनी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आमदनी डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं थी, ऑन एन एवरेज $100 ईयर, एक वर्ष में $100 से। इसमें करा है कि जो इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, वह थोड़े से काम चलाने में आदी हो गए थे, क्योंकि इन किसानों की जो वार्षिक आय थी, वह $100 प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं थी। फिर कह रहा है कि दी एवरेज, कह रहा है कि एक औसतन एक अनस्किल्ड लेबरर, एक अकुशल श्रमिक, मेक्स 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में 30 सेंट कमाता था, आर लेस देन $2 वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम कमाता था। देर इज 1 मील अ डे, कह रहा है कि दिन में केवल देर इज 1 मील, मील मीन्स होता है भोजन। कह रहा है कि दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था, और उस भोजन में मिलता क्या था? एन ओनियन, एक प्याज मिलता था। अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा मिलता था। अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल मिलती थी। विथ मिल्क, दूध के साथ। कह रहे हैं उनके भोजन में क्या मिलता था? एन ओनियन, एक प्याज मिलती थी। अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी एक टुकड़ा मिलता था। अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ थोड़ा सा दाल मिलती थी। और क्या मिलता था? परहेप्स, शायद, अ बीट ऑफ गोट चीज, पर शायद बकरी के दूध के पनीर का एक टुकड़ा।
नो टी, न तो कोई चाय मिलती थी, नो कॉफ़ी, न तो कोई कॉफ़ी मिलती थी, नो फैट, न तो कोई फैट मतलब वसा वाली चीज़, तेल वाली चीज़, नो स्वीट, न तो कोई मिठाई मिलता था, नो मीट, न तो मांस मिलता था, ये सब नहीं मिलता था। कह रहा है कि $100 ईयर, साल में $100 इज़ नॉट $2 वीक, एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते। राइटर कह रहा है कि साल में $100, इसका मतलब ये है कि एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते। एट, फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी यह छोटी सी रकम, इज हार्ड टू अर्न, कमाना कठिन था, बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेच करके, टू पीपल, उन लोगों को, कह रहा है टू पुअर, जो इतने गरीब थे, टू बाय देम, कि उनको खरीद नहीं सकते थे। ऐसा कह रहा है कि फिर कि साल भर एक साल में $100, $2 प्रति सप्ताह भी नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी यह छोटी सी रकम उन लोगों को बेचकर बहुत कमाना कठिन था जो पहले से ही बहुत गरीब थी। मतलब वह छोटी सी रकम भी उनके कमाने में बहुत मुश्किल होती थी। कह रहा है कि दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, इज द रीजन, कि यही कारण था, दिस लिटिल चिल्ड्रेन, कि ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की भांति, जैसे टिड्डियाँ खेत में टूट पड़ती हैं और फसल चट कर जाती हैं, उसी तरह बच्चे जो राइटर के ऊपर टूट पड़े, क्योंकि वह एक अच्छा ग्राहक था। आई एन अमेरिकन, कह रहा है मैं एक अमेरिका का रहने वाला, मैं एक अमेरिकन, वॉज डाउटलेस, कह रहा है निश्चित रूप से या निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, उनके लिए क्या था, सबसे अच्छा मार्केट था, मतलब सबसे अच्छा ग्राहक था, या सबसे आशाजनक ग्राहक था, दे हैड सीन, जिसे उन्होंने कभी देखा था। अब आइए नेक्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए लिखा है इसमें कि आई बॉट वन टेनी बास्केट फॉर ए फ्यू ऑनर्स, कह रहा है कि आई बॉट, मैंने खरीदा, वन टीनी बास्केट, टीनी मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, और बास्केट मीन्स टोकरी होता है। तो राइटर कह रहा है कि मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर ए फ्यू आनास, कुछ आने में, पहले आना चलता था ना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, तो वहीं कह रहा है कि आई बॉट वन टीनी बास्केट, मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर फ्यू आनास, कुछ आने में। एंडर फ्रूट बास्केट, दूसरी फल की टोकरी खरीदी, फॉर ए बीट मोर, थोड़ा ज़्यादा में, बीट मैंने थोड़ा होता है, दूसरी फल की टोकरी थोड़ा ज़्यादा में खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, कह रहा है कि अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, वेस्ट पेपर बास्केट, वेस्ट पेपर बास्केट मतलब रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी, कह रहा है कि और एक सुंदर रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी मैं खरीदा, कितने में, फॉर रुपी, ₹1। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, कह रहा है कि अ लवली स्विंग बास्केट, एक सुंदर स्विंग मीन्स होता है सिलाई का सामान रखने वाली, ठीक है, एक सुंदर, कह रहा है लवली स्विंग बास्केट, कह रहा है एक सुंदर सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी खरीदा, फॉर रुपी, ₹1। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू अ पीस, कह रहा है कि अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना आर टू अ पीस, एक आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से, कह रहा है कि मैंने कुछ पंखे 1 या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से खरीदे। माई आर्म्स वेर फिल्ड, कह रहा है कि माई आर्म्स आज मीन्स होता है बाहें, भुजाएं, और फील मीन्स होता है भरना, तो कह रहा है कि माई आर्म्स वेर फिल्ड, मेरी बाहें भरी हुई थी, मतलब मेरी बाहें भर गई, मेरी भुजाएं भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं की, मतलब राइटर की बाहें भर गई सामान खरीदने से, 50 सेंट भी उसका खर्च नहीं हुआ। द चिल्ड्रन पास्ट इन सॉर्टिंग देयर वेयर्स, कह रहा है कि बच्चे पास्ट, मेरे पास से गुजरे, सॉर्टिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों का नाम लेकर चिल्लाते हुए, सॉर्टिंग मीन्स चिल्लाना होता है, और वेयर्स मीन्स माल या सामान, बच्चे राइटर के सामने से अपने सामान का नाम लेकर चिल्लाते हुए गुजरे। आई वॉज प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स कैदी होता है, कह रहा है कि मैं कैदी के समान हो गया था। कंप्लीटली, पूरी तरह से, सराउंडेड, घिरा हुआ, मैं जो है पूरी तरह से घिरा हुआ कैदी के समान हो गया था। अनेबल टू मूव, कह रहा है कि अनेबल टू मूव, और मैं हिलने में भी असमर्थ था, मतलब मैं हिलडुल भी नहीं सकता था, अनेबल मीन्स असमर्थ।
मैं हिलने में भी असमर्थ था, या मैं हिल भी नहीं सकता था, ऐसे कर सकते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट डिलिजेंट, डिलिजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, कह रहा है कि सबसे अधिक परिश्रमी, अग्रेसिव, आक्रामक वेंडर, विक्रेता, वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, कह रहा है कि 9 वर्ष की एक सुंदर सी लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कह रहा है ठीक इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ इस सामने। तो इसमें करा है, फिर से बता दूं, करा है कि दी मोस्ट डिलिजेंट अग्रेसिव वेंडर, कह रहा है कि सबसे अधिक डिलिजेंट परिश्रमी, अग्रेसिव आक्रामक, वेंडर विक्रेता, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने थी, मतलब सामने खड़ी थी। सी हैड लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी, विथ हैंडल वाली, मतलब उसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट, और वह इसके लिए एक एंड 1.5 रुपये, मतलब ₹1.50 चाहती थी। उसके पास जो है एक सुंदर टोकरी थी, और उसके लिए वो ₹1.50 चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट, या कम से कम ₹1.30 चाहती थी, ₹1.50 चाहती थी, या कम से कम ₹1.30। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक अर्नेस्ट प्लीडर थी। अर्नेस्ट प्लीडर मतलब लगन से अपनी पक्ष रखने वाली, लगन से अपनी पक्ष रखने वाली, या इसका मतलब इस तरह भी होता है। अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है सीरियस सपोर्टर ऑफ सम रिक्वेस्ट। अर्नेस्ट प्लीडर मतलब सीरियस सपोर्टर ऑफ सम रिक्वेस्ट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अत्यधिक अनुनय विनय करने वाली, ठीक है। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह लगन से अपना पक्ष रखने वाली थी, ऐसे भी कर सकते हैं, या वह जो है अत्यधिक प्रार्थना करने वाली लड़की थी, मतलब वह इस तरह प्रार्थना कर रही थी, अपने सामान को चाहती से उसको बेचने की अत्यधिक आवश्यकता है। देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे, टीयर्स मीन्स आंसू होता है। सी प्लेडेड में वकालत करना, एंड बेग्ड, और याचना या विनती करना, कह रहा है कि उसने वकालत की और विनती की, या ऐसे कर सकते हैं कि उसने जो है याचना की और विनती की, ऐसे भी कर सकते हैं। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, प्लीड मतलब याचना करना, और बेग्ड मीन्स विनती करना। तो कह रहा है कि सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने ऐसे स्वर में या ऐसी आवाज़ में प्रार्थना और विनती की, या विनती और याचना की, दैट कह रहा है जो वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को क्या कर सकता था, द्रवित, रिंग माने द्रवित करना, जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था। अर्थात उसने कह रहा है कि उसने इस स्वर में याचना और प्रार्थना की जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था, अर्थात उसकी हृदय में दया उत्पन्न कर सकता था। अब भाई नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि माई आर्म्स वेर फुल, बेटा कह रहा है कि मेरी भुजाएं जो थीं वेर फुल, वह क्या थीं, वह भर गई थीं, मेरी भुजाएं भर गई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और न ही किसी दूसरे टोकरी की आवश्यकता थी, या किसी दूसरे सामान की आवश्यकता थी। ऐसा कह रहा है मेरी बाहें जो कह रहा है माई आर्म्स वेर फुल, मेरी भुजाएं भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी, और न ही किसी दूसरे टोकरी की आवश्यकता थी, है ना, फॉर अनदर बास्केट, और न ही किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता थी। कह रहा है कि बैलेंसिंग माई बास्केट, कह रहा है अपनी टोकरी को व्यवस्थित करते हुए या संभालते हुए, कह रहा है कि बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस, मेरी कह रहा है कि मैं अपनी टोकरी और पंखों को संभालते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाएं भुजा में या अपने बाएं हाथ में, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, मैंने अपना हाथ जो है अपने दाहिने कोट के पॉकेट में डाला। कह रहा है कि बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं भुजा में, कह रहा है कि टोकरियों और पंखों को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपने जो है दाहिने कोट के पॉकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी चेंज निकाली। चेंज मतलब रिजकारी पैसे जो होते हैं, और एक मुट्ठी चेंज निकाल लिया। परहैप्स शायद 15 सेंट इन ऑल, शायद ये सब मिलाकर के 15 सेंट रहे होंगे।
विच आई डिपोजिटेड, कह उस 15 सेंट को कह जिसे मैंने डिपॉजिट कर दिया, मतलब रख दिया, जिसे मैंने रख दिया कहाँ, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसे वह छोटी लड़की पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली, विनती करते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ से कह कि बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस, अपनी टोकरियों को और अपने पंखों को संभालते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा में, आई रिस्ट इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपने दाहिनी कोट की पॉकेट की तरफ बढ़ाया, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी चेंज निकाला, पर शायद 15 सेंट ऑल, सब 15 सेंट रहे होंगे, विच आई डिपोजिटेड, जिसे मैंने रख दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट द यंग गर्ल, जिसे वह लड़की जो हेल्ड पकड़े हुई थी, इम्प्लोरिंगली, विनती करते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने की कोशिश की, आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कह रहा है कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने की कोशिश की कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट लेकिन एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना या देना भी कर सकते हैं, बट आई एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी मीन्स उपहार या दान, कह रहा है लेकिन मैं यह दान दे रहा हूँ, या यह दान बढ़ा रहा हूँ, या यह दान दे रहा हूँ, एज ए सब्स्टिट्यूट, विकल्प के रूप में। राइटर जो है उसको किसी टोकरी की आवश्यकता नहीं थी, पंखे की आवश्यकता नहीं थी, तो उसने क्या किया कि विकल्प, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, आवश्यकता नहीं थी, जगह भी नहीं था, तो उसने क्या किया, उसकी टोकरी में पैसे जमा कर दिए, और उसने समझाने की कोशिश की कि मैं जो है ये मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, और मैं यह दान स्वरूप जो है इस अनुग्रह राशि को दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैं तुरंत समझ गया, या मुझे तुरंत एहसास हुआ कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया। राइटर कह रहा है मुझे तुरंत जो है एहसास हुआ कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे तुरंत मेरा अपराध ज्ञात हुआ। दिस चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की यह बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो चीथड़े पहनी हुई थी, रैक्स का मतलब चीथड़े, एंड और ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, और जो भूखमरी के कगार पर थी, रेस्ट हर चिन माने होता है ठुड्डी, ये नीचे का दाढ़ी वाला भाग, होठों के जो नीचे होता है, कह रहा है कि रेस्ट हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी को उठाया, रिस्ट इनटू द बास्केट, टोकरियों के बीच पहुंची, एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरी गरिमा, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और एक स्त्री की पूरी शान के साथ, या शालीनता भी कर सकते हैं, कह रहा है कि एक स्त्री की पूरी गरिमा और शान के साथ, हैंडेड द मनी, कह रहा है कि उस पैसे को, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पुनः वापस कर दिया। वह जो है राइटर को पैसा वापस कर देती पूरे एक स्त्री के गरिमा और शान के साथ। देयर वॉज ओनली वन थिंग राइटर आई कुड डू, राइटर कह रहा है कि देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं केवल एक ही चीज कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसुओं को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म से चली गई, हेडेड फॉर सम ग्रेस, किसी घास के झोपड़ी की तरफ। हेडेड फॉर का मतलब की तरफ, हेडेड फॉर मतलब की तरफ, तो हेडेड फॉर सम ग्रेस, किसी घास के झोपड़ी की तरफ। यहाँ जो ऊपर कर रहा है सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने इसमें करा है कि देखिए सी वाइप नहीं होता पोछना, सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसुओं को पोछा, स्माइल मुस्कुराई, एंड डैश डैमेज होता है दौड़ना, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से दौड़ते हुए चली गई, हेडेड फॉर सम ग्रेस, किसी घास के झोपड़ी की तरफ। हेडेड फॉर मतलब लगता है की ओर के लिए, हेडेड फॉर सम ग्रेस मतलब किसी झोपड़ी की तरफ। दैट वुड हैव एटलीस्ट, जहां पर वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जहां पर उसके पास उस रात कम से कम 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइटर ने कहा कि आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने एक कहानी बताई टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा या मैंने उनसे बताया कि इट वाज वन रीजन, कि यही एकमात्र कारण है,
आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। उन्होंने कहा कि यह कहानी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सुनाई कि यही कारण है कि मुझे भारत से प्रेम हो गया है। द पीपुल, करे वे लोग, आई सा इन इंडिया, जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज, वे लोग, इन द विलेज, जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज, या वे लोग इन हाई ऑफिस, जो कि बड़े बड़े दफ्तरों में रहते हैं। उसका कहने मतलब कि वे लोग जो गांव में रहते हैं, जो साधारण लोग हैं, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, और वे लोग जो दफ्तरों में रहते हैं, अर्थात जो अधिकारी हैं या जो बड़े लोग हैं या जो धनी लोग हैं। कह रहा है कि है बोथ, दोनों के अंदर है, दोनों रखते हैं। क्या रखते हैं? प्राइड। क्या रखते हैं? प्राइड, अभिमान। दोनों अभिमान रखते हैं। एंड अ लाइवली सेंस, और एक जीवंत भावना रखते हैं ऑफ डिसेंसी, शालीनता की या सज्जनता की या शराफत की। फिर से बता दो इसको। इसमें कह रहा है कि द पीपुल, वे लोग, आई सा इन इंडिया, जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोस्त, वे लोग इन द विलेज, जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज दोस्त, और वे लोग जो इन हाई ऑफिस, जो बड़े बड़े दफ्तरों में रहते हैं। कह रहा है कि है बोथ, वे दोनों रखते हैं क्या, या उन दोनों के पास है क्या? प्राइड, स्वाभिमान है। एंड ए लाइवली सेंस, और एक जीवंत भावना है ऑफ डिसेंसी, सज्जनता की या शराफत की। एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भावना है। कह रहा है दे आल्सो हैव पैशन, कह रहा है कि उनके अंदर एक तीव्र इच्छा है। पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब तीव्र इच्छा। उनके अंदर तीव्र इच्छा है फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए उनके अंदर तीव्र इच्छा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न, जो पैदा हुई थी इन स्क्वेलर, गंदगी में, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, इन बोथ, कह रहा है कि दोनों में अशिक्षित थी। किसमें? ग्रामर में, एंड मैनर, और तौर तरीकों में, मतलब उसको न तो पढ़ाया गया था ग्रामर, न तो तौर तरीके, जैसे बड़े घरों के लोग रहते हैं, उनको बताया जाता है ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, इनको प्रणाम करना है। तो वही करा है कि द ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह सुंदर बच्ची, बार्न इन स्क्वेलर, जो कि गंदगी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, वो अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों चीज़ों में, ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण में और तौर तरीकों में या सलीके में। कह रहा है कि हैड गिवन मी ए ग्लिम्स में होता है झलक या दर्शन, वह मुझे एक झलक दिखला गई। किसका? ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की भावना प्रधान आत्मा का। कह रहा है वह मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा का की झलक दिखला गई। भावना प्रधान आत्मा का मतलब क्या है? कि हम जो भारतीय हैं वह भावनाओं को महत्व देते हैं, पैसे ज़्यादा वह जो है भावनाओं को, सम्मान को, आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को, इनको महत्व देते हैं। तो वही कह रहा है कि वह लड़की मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा का झलक दिखला गई। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा कंप्लीट लेसन, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है अपनी, और आशा करता हूँ कि समझ में आपको आया भी होगा, आप आनंद भी लिए होंगे। फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा या क्या सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू।